नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे बाल विकास और मनोविज्ञान। बाल विकास और मनोविज्ञान में हम लोगों ने जो है 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए थे और तीसरे यूनिट में हम लोग जो है पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अधिगम निर्योगिता बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक। उसी के क्रम में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सृजनात्मक बालक। ये सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, यानी सृजनात्मकता क्या होती है, तो हम पढ़ेंगे सृजनात्मक बालक। हम लोग पढ़ेंगे सृजनात्मक बालक। ये सृजनात्मक बालक हम कह सकते हैं कि ये जो सृजनात्मकता होती है, जब बालक पहले से स्थापित अपने विचारों को, वस्तुओं को किसी नए परिप्रेक्ष्य में रख करके उसमें नई उपयोगिता प्रस्तुत करता है और प्रस्तुत करने के बाद में उसमें जो परिवर्तन होता है, जो रूपांतरण होता है, उसे हम सृजनात्मकता कहते हैं। यानी जो बालक है कोई कार्य कर रहा है, उसको नए प्रकार से कर रहा है, नई उपयोगिता प्रस्तुत कर रहा है, किसी कार्य को नए तरीके से करने को जन्म दे रहा है, उसे हम सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता ये तो जनरल बात हो गई, लेकिन सृजनात्मकता के क्रम में जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनकी अलग अलग परिभाषा दी है, अलग अलग विशेषता बताई है। तो जो सृजनात्मकता के विषय में मनोवैज्ञानिकों का मानना है, उसके विषय में देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं। क्या मनोवैज्ञानिकों ने कहा, तो इसके क्रम में एक जो है मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर रघुवीर सहाय। डॉक्टर रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय ने सृजनात्मकता के बारे में क्या बताया है, तो रघुवीर सहाय ने कहा कि किसी कार्य को करने के तरीके को जन्म देना सृजनात्मकता कहलाती है। क्या कहा है कि किसी कार्य को करने के नए तरीके को जन्म देना सृजनात्मकता कहलाती है। सृजनात्मकता कहलाती है। इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं कि जो है एक जो नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं जेम्स डेबर। जेम्स डेबर ने सृजनात्मकता की क्या परिभाषा दी, तो जेम्स डेबर ने कहा कि अनिवार्य रूप से निर्णय करने की क्षमता सृजनात्मकता है। जेम्स डेबर ने कहा कि अनिवार्य रूप से निर्णय करने की क्षमता सृजनात्मकता है।
ये निर्णय करने की क्षमता, यानी ये निर्णय करने की जो क्षमता है, ये निर्णय करने की क्षमता तब होगी जब हम किसी कार्य को नए प्रकार से सोचेंगे, उसे अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे, उसके कार्य करने की गति अपने अनुसार निर्धारित करेंगे, तभी तो हम उसके विषय में जो है निर्णय कर पाएंगे। इसी के क्रम में एक मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो। उन्होंने क्या कहा, तो मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने कहा, क्रो एवं क्रो, क्रो एंड क्रो ये दो भाई हैं, और इन्होंने क्या कहा सृजनात्मकता के बारे में, तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया जो है वो सृजनात्मकता है। मौलिक परिणामों को व्यक्त करना सृजनात्मकता कहलाता है। सृजनात्मकता कहलाता है। सृजनात्मकता कहलाता है। वहीं अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं कोल एंड ब्रूस ने, कोल एंड ब्रूस ने बताया कि मौलिक उत्थान के रूप में कोल एवं ब्रूस ने बताया कि मौलिक उत्थानों के लिए मानव द्वारा किया गया मौलिक उत्थानों के लिए मानव द्वारा किया गया प्रयास मानसिक क्रिया और क्या बताया है, इसको समझने, व्यक्त करने व सराहना करने, समझने, व्यक्त करने व सराहना करने की क्रिया को सृजनात्मकता कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जो है सृजनात्मकता की परिभाषाएं पढ़ी कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है। आपने इससे पहले पढ़ा कि सृजनात्मकता जब बालक पहले से विचारों जो स्थापित होते हैं, उनके विचारों में वस्तुओं को किसी नए परिप्रेक्ष्य में रख करके प्रस्तुत करना, नई उपयोगिता बनाना, उसका परिवर्तन करना, रूपांतरण करना, वही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के दो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 4 जो है तत्व बताए हैं। जो सृजनात्मकता के तत्व हैं उनके विषय में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो एक मनोवैज्ञानिक हैं टॉरेंस, एक मनोवैज्ञानिक हैं टॉरेंस और दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं गिलफोर्ड। इन्होंने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। 4 तत्व बताए हैं। वो तत्व देखते हैं हम लोग। सृजनात्मक, इन्होंने जो 4 तत्व बताए हैं, तो जो पहला तत्व बताया उसमें बताया है
प्रवाह, इसी को बहाव भी कहते हैं, प्रवाह या बहाव। अगला बताया लचीलापन, लचीलापन। अगला बताया विस्तारण, और अगला बताया मौलिकता। ये दो मनोवैज्ञानिक हैं, टॉरेंस और गिलफोर्ड ने। इन्होंने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। हम देखते हैं ये प्रवाह या बहाव जो होता है, यानी समय के साथ साथ जो बालक अपने विचारों को बदल देते हैं, किसी नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं, उसे प्रवाह कहते हैं, बहाव कहते हैं। अगला ये है लचीलापन। ये जो सृजनशील बालक होते हैं, इनमें लचीलापन होता है। ये एक जैसे विचारों को धारण नहीं करते हैं, बल्कि इनके विचारों में भिन्नता या लचीलापन पाया जाता है। जैसे आपने बालक को सिखाया कि जो है बेटा बी फॉर बाल होता है। बालक ने बी फॉर बाल तो आपने सिखाया, बालक ने बी फॉर बैट सीख लिया, बालक बी फॉर बॉय सीख लिया, तो देखा, सिखाया तो आपने बी फॉर बॉल, लेकिन बालक ने बी फॉर बैट भी सीख लिया, बी फॉर बॉय भी सीख लिया। तो ये जो लचीलापन है, यानी ऐसे जो बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक, इन्हें हम अपसारी चिंतन के नाम से जानते हैं, अपसारी चिंतन के नाम से जानते हैं। यानी ऐसे बालकों में जो है चिंतन की कल्पनाशीलता अधिक होती है। अगला हम देखते हैं कि ये जो विस्तारण लिखा है, ये विस्तारण है कि किसी काम को करने के लिए विस्तार से उसकी योजना बनाना, उसे विस्तारण कहते हैं। यानी यदि कोई हम कार्य नया करने जा रहे हैं, यदि उसकी रूपरेखा पहले तैयार कर लेंगे, या हम घर बनाने जा रहे हैं, तो एक हमें आइडिया लग जाता है कि इसमें कितनी सीमेंट लगेगी, कितनी मोरंग लगेगी, कितने लेबर लगेंगे, कितने मिस्त्री लगेंगे। उसके विस्तार से एक योजना बनाते हैं और उसे विस्तारण कहते हैं। अगला है ये मौलिकता। यानी मौलिकता, ऐसे बालक नकल नहीं करते हैं। यानी सृजनशील जो बालक होते हैं, ये नकल नहीं करते हैं। इनका कार्य करने का तरीका स्वयं का होता है, अलग प्रकार से होता है, स्वयं का तरीका होता है, स्वयं का विचार होता है, उसे हम मौलिकता कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो सृजनात्मकता होती है, सृजनशील बालक होते हैं, उनमें जो है क्या क्या जो है तत्व पाए जाते हैं। इसी के क्रम में हम देखते हैं कि जो ये सृजनशील बालक होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि विशेषताएं से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो जो सृजनशील बालक होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं, पहला पॉइंट इसमें है कि ये विशेषताओं में कि जो है ऐसे बालक जो सृजनशील बालक होते हैं, इनमें मौलिक चिंतन की अधिकता होती है। ऐसे बालकों में मौलिक चिंतन की अधिकता होती है। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं कि जो सृजनशील बालक होते हैं, इन्हें स्वतंत्र निर्णय
लेना पसंद है। यानी किसी कार्य को करने के लिए ऐसे बालक स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। ऐसे बालक स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। अगला पॉइंट ये है कि ये जो सृजनात्मक बालक होते हैं इनमें जिज्ञासु एवं खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। जिज्ञासु एवं खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। जिज्ञासु एवं खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। अगला पॉइंट है कि ये जो सृजनात्मक बालक होते हैं ये दूरदर्शी होते हैं, मतलब एडवांस में आगे को सोचते हैं। ये बालक दूरदर्शी होते हैं। ऐसे बालक दूरदर्शी होते हैं। अगला पॉइंट है कि ये जो सृजनात्मक बालक होते हैं इन्हें नवीन कार्यों को करने में उत्सुकता होती है। नवीन कार्यों को करने की उत्सुकता होती है। यानी जो सृजनशील बालक होते हैं इनमें नवीन कार्यों को करने की उत्सुकता होती है। अगला पॉइंट ये है कि जो है ये सृजनशील बालक होते हैं इनमें कल्पनाशीलता अधिक होती है। कल्पनाशीलता अधिक होती है। ऐसे बालकों में कल्पनाशीलता अधिक होती है। अगला पॉइंट ये है कि ये जो सृजनात्मक बालक होते हैं इनमें संवेदनशीलता अधिक होती है। संवेदनशीलता अधिक होती है। अगला पॉइंट ये है कि जो है ये सृजनात्मक बालक होते हैं इनमें लचीलापन पाया जाता है। लचीलापन होते हैं, मतलब किसी से जो है फालतू लड़ाई झगड़ा ये बालक नहीं करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो ये सृजनशील बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं, ये साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। साहसिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये हम लोगों ने जो है पढ़ा सृजनात्मक बालक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसी के क्रम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सृजनशील बालक होते हैं इनका बुद्धि से कैसा संबंध होता है। तो ये जो सृजनशील बालक होते हैं यानी सृजनात्मक का बुद्धि से कैसा संबंध है, बुद्धि के साथ कैसा संबंध है। तो आपको हम एक बात बता दें कि ये जो सृजनशील बालक होते हैं इनका बुद्धि का जो संबंध होता है ये हमेशा और हमेशा घनात्मक होता है। इनका संबंध हमेशा और हमेशा घनात्मक होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है, ये संबंध तो आपने देख लिया कि घनात्मक होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक बालक, प्रत्येक बुद्धिमान बालक, प्रत्येक बुद्धिमान बालक
सृजनात्मक होता है। प्रत्येक बुद्धिमान बालक जो है वो सृजनात्मक होता है, लेकिन प्रत्येक सृजनात्मक बालक जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। देखा सृजनात्मकता का बुद्धि से कैसा संबंध है, हमेशा और हमेशा घनात्मक होता है, लेकिन प्रत्येक बुद्धिमान बालक जो है सृजनात्मक बालक होता है, लेकिन प्रत्येक सृजनात्मक बालक जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं कि सृजनात्मक बालक की कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विधियां बताई हैं, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। विधियां। कक्षा में सृजनात्मकता का विकास कैसे किया जा सकता है, इस पर मनोवैज्ञानिकों ने कुछ विधियां जो है निर्मित की है, कुछ विधियां बताई है कि कक्षा के बालक होंगे उनमें हम सृजनात्मकता का कैसे विकास कर सकते हैं। तो इसी के क्रम में जो सबसे पहली विधि है वो है मानसिक उद्वेलन विधि। मानसिक उद्वेलन। मानसिक उद्वेलन विधि। अब प्रश्न ये बनता है कि इस विधि को खोज किसने किया था, इस विधि के यानी जन्मदाता कौन है। तो इस विधि के जो जन्मदाता हैं वो हैं एलेक्स आर्क्स बर्न। एलेक्स आर्क्स बर्न इस विधि के जो जन्मदाता हैं मानसिक उद्वेलन विधि के, वो हैं एलेक्स आर्क्स बर्न। अब प्रश्न ये भी बनता है कि जो है ये विधि एलेक्स आर्क्स बर्न ने कब स्थापित की, कब प्रतिपादित की। तो ये विधि जो प्रतिपादित की वो 1963 में एलेक्स आर्क्स बर्न ने इस विधि का प्रतिपादन किया। बर्न ने क्या बताया इस विधि में? बर्न ने बताया कि जो है बच्चों के अंदर विचारों को हम कैसे विकसित कर सकते हैं। इसी के क्रम में जो है एलेक्स आर्क्स बर्न ने बात की। तो बर्न ने बताया कि बच्चों में हम जो है पहेलियां, सुडोकू, शतरंज आदि के द्वारा हम जो है बच्चों को में सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। यानी एक विचार या एक समस्या को बालक अलग अलग प्रकार से हल करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, उनका समाधान खोजेंगे। कई तर्कों पर एक समस्या का समाधान होगा। इससे जो है बालकों में सृजनात्मकता का विकास होगा। अगली जो विधि है वो है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि यानी इस विधि के अनुसार कक्षा में बच्चों के सामने एक समस्या उत्पन्न करते हैं और बच्चे उसका निवारण खोजते हैं। यानी बच्चे से यदि पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन सी संख्याएं जोड़ी जाएं जो हम उत्तर 10 आए, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जोड़े जो उत्तर 10 आए, तो कोई बालक तो 1 + 9 बताएगा, 10 हो जाएगा।
कोई बालक 2 + 3 + 5 बताएगा, 10 हो जाएगा। कोई बालक 4 + 4 + 2 10 बताएगा। यानी एक समस्या का जो है कई तर्कों पर प्रस्तुत करना, इसे जो है समस्या समाधान विधि कहते हैं। और इससे भी बालक में सृजनात्मकता का विकास होता है, क्योंकि बालक कक्षा में जो है सब बालक अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करेंगे, लेकिन सुनेंगे तो सभी, समझेंगे तो सभी, इसलिए इसे जो है समस्या समाधान विधि कहते हैं। अगली जो विधि है वो है समूह चर्चा विधि। समूह चर्चा विधि, इस समूह चर्चा विधि में क्या है, यानी इस विधि में किसी समस्या को समूह में रख करके और बालकों के द्वारा उनसे जो है अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। यानी कोई समस्या है उसको आप क्लास में रखेंगे, कोई बालक बताएगा कि इस समस्या का इस प्रकार से समाधान होगा, कोई बताएगा इस प्रकार से समाधान होगा, कोई बताएगा इस प्रकार से समस्या का समाधान होगा। इस प्रकार भी बालकों में सृजनात्मकता का विकास होता है। अगली जो विधि है वो है खेल विधि, क्योंकि खेल विधि के जन्मदाता कौन है, प्रश्न बनता है। खेल विधि, अब प्रश्न बनता है कि खेल विधि के जो जन्मदाता हैं वो कौन हैं। खेल विधि के जन्मदाता जो हैं वो कॉल्डवेल कुक माने जाते हैं। खेल विधि के जो जन्मदाता हैं वो कॉल्डवेल कुक माने जाते हैं। लेकिन कुक ने बताया कि खेलों के द्वारा बच्चों में सृजनात्मकता का कैसे विकास किया जा सकता है। कुक ने बताया कि जो निर्णय करने की शक्ति बालक में खेल के द्वारा हम 2 घंटे में विकसित कर सकते हैं, वो किताबी ज्ञान से जो है हम बालक में 2 वर्ष में विकसित नहीं कर पाते हैं। तो खेल के द्वारा बच्चे में भी सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं, सब लोग पढ़े हैं कि एक राजा जो है, इतिहास में पढ़ते हैं, एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन मौर्य जब बचपन में थे तो एक जंगल में वो जो है खेल खेल रहे थे। 4, 6, 10 लड़के मिलकर के एक खेल कोई खेल रहे थे। उसी रास्ते से तब तक जो है एक चाणक्य जी निकल पड़े। तो चाणक्य जी जो है एक पेड़ के छाया में बैठ करके उनके खेल को देख रहे थे। तो उसमें जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका जो निर्णय करने की जो है क्षमता थी वो बहुत अधिक थी। चाणक्य को लगा कि ये जो बालक है इसे ही हम जो है राजा बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है निर्णय करने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बताया कॉल्डवेल कुक ने कि जो है बालकों में खेल के द्वारा हम सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि खेल विधि के जन्मदाता कॉल्डवेल कुक हैं, लेकिन खेल विधि को सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो यदि प्रयोगकर्ता भी पूछे, खेल विधि को के प्रयोगकर्ता जो हैं वो है फ्रोबेल। फ्रोबेल ने ही सबसे पहले खेल विधि का प्रयोग किया। अगली जो विधि है वो है चित्रपूर्ति विधि। चित्रपूर्ति विधि, चित्रपूर्ति विधि, इस विधि में क्या होता है कि जो है बालकों को आपने कोई चित्र बना दिया,
आपने अधूरा चित्र बनाया और बालक उसे पूरा करेंगे, इससे भी बालकों में सृजनात्मकता का विकास हुआ। यानी बालक को कोई एक चित्र बना दिया आधा और आधा कहा कि आप खुद बनाइए, तो भी बालकों में सृजनात्मकता का विकास होता है। यह देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में आपने देखा कि ऐसे ऐसे जो है 4, 5, 7 जो है पॉइंट बने होते हैं, उनमें लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अध्यापक कहता है कि बेटा इनको सबको आपस में जोड़िए, तो बालक ऐसे लाइन खींच खींच करके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 ऐसे ऐसे बालक जोड़ता है। इससे भी बालकों में सृजनात्मकता का विकास होता है। हम लोग जो है पढ़ रहे थे सृजनात्मकता। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। प्रिय बच्चों, अगर जो हमारे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।